सिल्वर मून संप्रदाय। बाहरी शिष्य आदित्य, आज तुम्हारे डेंटियन टूट जाने के कारण अब तुम भविष्य में मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर पाओगे। इसलिए अब तुम्हें अपने पूरे जीवन में हमारे सिल्वर मून संप्रदाय के आसपास प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, आधा कदम भी नहीं। 50 से 52 वर्ष की आयु के एक बूढ़े व्यक्ति ने ग्रैंड एल्डर की सीट पर बैठे हुए सख्त लहजे में कहा। उसके आसपास कई अन्य बुजुर्ग मौजूद थे और मुख्य सीट पर संप्रदाय का लीडर बैठा था और ग्रैंड एल्डर की बातें सुन रहा था। उनके सामने लगभग 15 वर्ष का एक लड़का घुटनों के बल बैठा था। लेकिन ग्रैंड एल्डर, मेरा डेंटियन टूट गया क्योंकि मैं मेडिसिन गार्डन की रक्षा कर रहा था और यह आपका शिष्य सूर्य प्रताप था जिसने एक मुख्य शिष्य की मदद से मेरा डेंटियन तोड़ा। आपको उन्हें दंडित करना चाहिए, मुझे नहीं, आदित्य ने कहा। मौन, तुम पहले से ही अपंग हो, कचरे का टुकड़ा हो और फिर भी तुम यहां रहने के बहाने ढूंढने की हिम्मत कर रहे हो, बड़े बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। मैंने संप्रदाय के लिए इतना कुछ किया और फिर भी संप्रदाय मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, आदित्य ने पूरे शरीर में दर्द महसूस करते हुए कहा। हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ करने की कोशिश की है और फिर भी तुम हमसे बहस करने की हिम्मत करते हो। संप्रदाय के लीडर ने तुम्हें पहले ही 3000 चांदी के सिक्के दे दिए हैं जो तुम्हारे लिए पहले से ही काफी हैं, यह तीसरे बुजुर्ग ने कहा था। संप्रदाय के लीडर एल्डर अद्वैतानंद, मैं आदित्य बचपन से ही यहां पला बड़ा हूं, लेकिन अब पता चला कि आप इतने कठोर दिल वाले हैं। चूंकि यह ऐसा ही है तो मैं आदित्य आज के दिन से सिल्वर मून संप्रदाय का हिस्सा नहीं हूं। यह कहने के बाद वह खड़ा हो गया और संप्रदाय के बाहर की ओर चलने लगा। रुको, एक सख्त आवाज पीछे से आई। आदित्य रुक गया, पीछे मुड़ा और ग्रैंड एल्डर के साथ साथ संप्रदाय के लीडर और सिल्वर मून संप्रदाय के कई अन्य बुजुर्गों के ठंडे चेहरे को देखा। अब क्या मुझे बताने के लिए अभी भी कुछ बाकी है? आदित्य ने ठंडी आवाज में पूछा। बड़े बुजुर्ग ने कपड़े के एक टुकड़े की ओर इशारा किया जिसके अंदर कुछ छिपा हुआ लग रहा था और कहा, तुम ये चांदी के सिक्के लेना भूल गए, इसे ले लो और चले जाओ। कोई जरूरत नहीं है और चिंता मत करो, मैं अपने दम पर जीवित रह सकता हूं, लेकिन याद रखना, एक दिन मैं अपना बदला लेने के लिए जरूर वापस आऊंगा। उसने ये कहा, पलटा और चला गया। जब वह जा रहा था तो उसने कई शिष्यों को उसकी ओर इशारा करते और उसका मजाक उड़ाते सुना। जल्दी करो और देखो, वह अपंग आदित्य आ रहा है। बेकार चीज, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि इस घटना के बाद उसे संप्रदाय से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर उसने अपने हाथ मुट्ठी में कस लिए और मन ही मन कसम खाई कि यदि उसका दांतियन वापस मिल जाए तो वह एक दिन अवश्य वापस आएगा और इस संप्रदाय के इन हृदयहीन शिष्यों और बुजुर्गों से अपना बदला लेगा। आदित्य 15 साल की उम्र में ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे के पहले चरण में शक्ति के साथ सिल्वर मून संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य था। उसे संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। वह एक अनाथ था। 5वें एल्डर धनंजय उसे संप्रदाय में ले आए जब वह वहां बाहर था और उसे सड़क पर भीख मांगते हुए देखा। उसने पाया कि आदित्य में विशेषज्ञ बनने की प्रतिभा थी, इसलिए वह आदित्य को अपने साथ संप्रदाय में वापस ले आया और उसे अपना उपनाम भी दे दिया। वह 5वें एल्डर के मार्गदर्शन में एक अच्छा जीवन जी रहा था और सिल्वर मून संप्रदाय को अपना घर बना लिया था। लेकिन एक दिन उसने 5वें एल्डर धनंजय की मृत्यु की खबर सुनी। एल्डर धनंजय ने एक विशेष औषधीय जड़ी बूटी प्राप्त करने के लिए 4थे दर्जे के जादुई जानवर से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। 5वें बड़े की मृत्यु के बाद संप्रदाय में उसका जीवन बहुत कठिन हो गया। संप्रदाय में उसका दर्जा खत्म हो गया और उन्हें औषधीय उद्यान में जड़ी बूटियों की देखभाल करने का काम सौंपा गया। संप्रदाय के मजबूत शिष्यों द्वारा उन्हें अक्सर परेशान किया जाता था। इन सब के बाद भी उन्होंने संप्रदाय के लिए कड़ी मेहनत की क्योंकि इस संप्रदाय ने उन्हें नया जीवन दिया था। कल वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर, एक पहाड़ी भालू का शिकार करने के लिए ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट गया था। ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट से वापस आने और अपने मिशन के पूरा होने की रिपोर्ट करने के बाद जैसे ही वह औषधीय उद्यान में दाखिल हुआ, उसने ग्रैंड एल्डर के शिष्य सूर्य प्रताप को देखा जो बॉडी टेम्परिंग के 9वें चरण में था।
जो मेडिसिन गार्डन से एक उच्च श्रेणी की जड़ी बूटी चुरा रहा था। उसके बगल में एक और मध्यम आयु वर्ग का आदमी खड़ा था जो एक शक्तिशाली आभा दे रहा था। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसे बुरी तरह पीटा गया, यहां तक कि उसका दांतियन भी नष्ट कर दिया गया। न केवल उसका दांतियन, बल्कि कई कीमती औषधीय जड़ी बूटियां भी नष्ट कर दी गईं। वह अभी भी दर्द से पीड़ित था। तभी अचानक कानून प्रवर्तन करने वाले शिष्य और बुजुर्ग आए और उसे रस्सी से बांध दिया तथा तब तक घसीटते रहे जब तक वह संप्रदाय के लीडर के सामने नहीं पहुंच गया। वहां सूर्य प्रताप ने अपने गुरु ग्रैंड एल्डर की मदद से उसे फंसाया और उसे संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने संप्रदाय के लीडर और अन्य लोगों को भी सब कुछ समझाया, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे यह भी एहसास हुआ कि वहां मौजूद हर कोई उसके खिलाफ था। अचानक उसे याद आया कि ग्रैंड एल्डर को 5वें एल्डर धनंजय से कुछ शिकायत थी और वहां मौजूद बुजुर्गों ने ग्रैंड एल्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि सिल्वर मून सेक्ट के संप्रदाय के लीडर ने भी नहीं। उसने 6 साल तक अपने संप्रदाय की सेवा की, लेकिन उसके बाद भी उसे अपने संप्रदाय के सदस्यों द्वारा बेरहमी से कुचला गया और इस वजह से वह सिल्वर मून संप्रदाय के प्रति घृणा से भर गया। जब वह धीरे धीरे काले पहाड़ों के जंगल की ओर चला जा रहा था, तो संप्रदाय के शिष्य उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। ताकतवर लोग राज करते हैं, जबकि कमजोर लोग डर में जीते हैं। ताकत हासिल करने के लिए लोग मार्शल आर्ट की साधना और अभ्यास करते हैं। साधना को कई प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और उन प्रमुख क्षेत्रों को आगे 9 छोटे चरणों में विभाजित किया गया है। सिल्वर मून संप्रदाय एज्योर ड्रैगन कंट्री में मौजूद कई संप्रदायों में से एक छोटा संप्रदाय था। यहां शिष्यों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया था: बाहरी शिष्य, आंतरिक शिष्य और मुख्य शिष्य। वे शिष्य जिन्हें किसी बड़े व्यक्ति या संप्रदाय के लीडर द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, उन्हें प्रत्यक्ष शिष्य भी कहा जाता है। जब 5वां एल्डर जीवित था, तब आदित्य उसका प्रत्यक्ष शिष्य था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसे बाहरी शिष्य बना दिया गया और उसे मेडिसिन गार्डन में जड़ी बूटियों की देखभाल करने का काम दिया गया। वह ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट की ओर चलता है, क्योंकि जंगल से गुजरने के बाद वह लिन स्टार शहर तक पहुंच सकता है। तभी अचानक उसे अपने शरीर के पिछले हिस्से में ठंडक महसूस हुई। वह जल्दी से बाईं ओर भागा। उस समय वह जहां था, वहां एक धमाका हुआ। जब उसने अपना सिर उठाया, तो उसने देखा कि सूर्य प्रताप 3 अन्य शिष्यों के साथ उसकी ओर आ रहा है। सूर्य प्रताप, तुम क्या चाहते हो? आदित्य ने कहा। हे, जो मैं चाहता हूं, मैं बस तुम्हें पीटने में कुछ मजा लेना चाहता हूं। यह कहने के बाद वह अचानक हथेली से हमला करते हुए आदित्य की ओर बढ़ा। 100 सुई हथेली! आह! पूरे जंगल में एक लड़के की चीख गूंज उठी। आदित्य 2 कारणों से इस हथेली के हमले से बचने में सक्षम नहीं था। सबसे पहले, वह पहले से ही घायल था और उसका डायनेटियन नष्ट हो गया था। दूसरा, सूर्य प्रताप की गति बहुत तेज थी। उसने उसे चकमा देने का मौका नहीं दिया। 100 सुई हथेली! सूर्य प्रताप ने एक बार फिर उसकी छाती पर हमला किया। आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती में सैकड़ों सुइयां घुस गई हों। वह पहले से ही बुरी तरह घायल था, लेकिन इस हमले के बाद वह और भी ज्यादा घायल हो गया। उसके घाव और भी गहरे हो गए। हे, ट्रैश! पिटाई के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? सूर्य प्रताप ने जमीन पर पड़े लड़के से पूछा। बड़े भाई, चलो उसे मार डालें। सूर्य प्रताप के बगल में एक लड़के ने कहा। नहीं, अभी नहीं। मैं उसे धीरे धीरे प्रताड़ित करूंगा। उसे अपने शरीर के अंगों के कटने का दर्द महसूस करने दो। हा। बड़े भाई सही कह रहे हैं, सूर्य प्रताप के साथ आए शिष्यों में से एक ने कहा और आदित्य के पेट में लात मार दी। आह! आदित्य उड़ गया। उसने मुंह भर खून उगल दिया। सूर्य प्रताप, मुझे अभी मार डालो। अगर किसी भी तरह से मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, आदित्य ने कहा। वह यहां मरने को तैयार नहीं था। वह यहां से भागने का कोई रास्ता सोचने लगा। वह एक निश्चित दिशा में भागा, यह सोचकर कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो उसे सूर्य प्रताप और उसके अनुयायियों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सके। हे, ट्रैश! तुम कहां भाग रहे हो? सूर्य प्रताप ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया।
आदित्य अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक गहरी खाई थी। वह एक चट्टान के शीर्ष पर था। अब तुम जानते हो कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ओह, तो वहां एक खाई है, इसलिए तुम अपने रास्ते पर रुक गए। तुम्हारी हिम्मत भागने की है, अब मर जाओ। ये कहने के बाद सूर्य प्रताप ने उसे लात मारी। वह उड़कर गहरी खाई में जा गिरा। तुम आदित्य ने सूर्य प्रताप को देखा और कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और वह अपनी चेतना खो बैठा। टकराना। आदित्य, जो अपनी चेतना खो चुका था, लगभग 5 मीटर ऊंची काली घास की मोटी परत पर गिर गया। उसके शरीर से खून बहने लगा। आदित्य के दिल से गहरा लाल खून टपक कर काली घास पर गिर गया। काली घास ने तुरंत अपना रंग बदल लिया और लाल हो गई। वह अपनी आखिरी सांस पर थे। अचानक एक परिवर्तन हुआ। घास पर एक काली रोशनी चमक उठी। पहले गिरा हुआ खून दरअसल उस काली गेंद में समा गया। बज। ताजा खून सोखने के बाद वह काली गेंद अचानक कांपने लगी। कुछ समय बाद इसका रंग काले से बदलकर बहुरंगी हो गया। अचानक चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी की धाराएं फूट पड़ीं। फिर काली गेंद, जो अब एक रंग बिरंगी गेंद बन गई थी, सीधे आदित्य के दिल में घुस गई, मानो वह जिंदा हो। काली गेंद आदित्य के दिल में घुस गई और गेंद से बहुरंगी ऊर्जा बाहर निकलकर उसके शरीर में विलीन होने लगी। इसके तुरंत बाद आदित्य का शरीर बहुरंगी रोशनी से चमकने लगा। बहुरंगी प्रकाश अपने साथ सघन प्राण ऊर्जा लेकर आया और आदित्य की क्षतिग्रस्त शिरोबिंदुओं की मरम्मत करने लगा। जब इसने आदित्य के मेरिडियन की मरम्मत की तो बहुरंगी रोशनी उसके मेरिडियन से होते हुए उसके खून में चली गई। उसके बाद इसने हड्डी और मज्जा को उन्नत करना शुरू कर दिया। उसकी अस्थिमज्जा को उन्नत करने के बाद वह उसके डेनेटियन में प्रवेश कर गया। उसके डेनेटियन की भी मरम्मत शुरू हो गई क्योंकि उसमें सघन प्राण ऊर्जा वाला बहुरंगी पदार्थ प्रवेश कर गया। उसकी मेरिडियन बदल गई और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। उसकी अस्थि और मज्जा शुद्ध और उन्नत हो गई और उसका डेंटियन भी बहाल हो गया। जब ये सब हो गया तो उसके शरीर से रंग बिरंगी रोशनी गायब हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। उसके दिल में मौजूद रंग बिरंगी गेंद भी वापस अपने मूल स्वरूप में आ गई और एक काली गेंद बन गई। आदित्य के शरीर से एक काला तरल पदार्थ बाहर निकल आया। ये उसके शरीर की अशुद्धियां थीं जो उसके शरीर से बाहर निकलने लगीं। धीरे धीरे आदित्य को होश आ जाता है। मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं, हाँ, मैं मरा नहीं, मैं अभी भी जीवित हूं। आदित्य जोर से हंसा। यह मेरे डेनेटियन, इसकी मरम्मत हो गई है। हा, अब मैं एक बार फिर से साधना कर सकता हूं। सूर्य प्रताप, ग्रैंड एल्डर, संप्रदाय के लीडर सभी बस इंतजार करें। एक दिन मैं, आदित्य, वापस आऊंगा और अपना बदला लूंगा। लेकिन कैसे कैसे मेरी डेनेटियन और मेरी मेरिडियन की मरम्मत हुई, ये सब ठीक हो गया है और पहले से भी ज्यादा मजबूत है। आदित्य ने अपनी आत्मिक ऊर्जा से अपने शरीर के अंदर की जांच शुरू की। अचानक उसे अपने दिल में कुछ दिखाई दिया। अय्या, मेरे दिल में ये क्या है? एक गेंद नहीं, ये मोती जैसी दिखती है और इस पर ये कौन सी तस्वीर बनी है? आकाश गंगा की एक तस्वीर। मुझे नहीं पता, अभी के लिए इसे रहने दो। लेकिन यह मोती वास्तव में क्या है? क्या इसने मेरे डेंटियन और मेरिडियन की मरम्मत की है? अगर ऐसा है तो यह निश्चित रूप से एक खजाना है। आदित्य ने अपनी आत्मिक ऊर्जा से मोती को छुआ और अचानक उसे अपनी आंखें धुंधली महसूस हुईं। और जब सब कुछ स्पष्ट हो गया तो उसने खुद को दूसरी दुनिया में पाया। आदित्य अचानक एक खूबसूरत घास के मैदान के बीच में आ गया। वहां एक जंगल था, पहाड़ थे, एक बहुत बड़ी नदी थी, बहुत सुंदर फूलों से घिरा एक बड़ा घास का मैदान था और बना एक रास्ता था जो 4 दिशाओं में जाता था। उसने रास्ते को देखा जो 4 अलग अलग दिशाओं में जा रहा था। रास्ता जो बाईं ओर जा रहा था पहाड़ों और नदियों की ओर जा रहा था। वह रास्ता जो सही दिशा में जा रहा था घने जंगल की ओर जा रहा था। वह नहीं जानता था कि पीछे की ओर जाने वाला रास्ता कहां जाता है, क्योंकि यहां से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और यही बात सीधे जाने वाले रास्ते के लिए भी लागू थी। वह उस रास्ते पर चलने लगा जो सीधे उस स्थान से जा रहा था जहां वह खड़ा था और सामने के दृश्य का आनंद ले रहा था। क्या हो रहा है? मैं वास्तव में कहां हूं? आदित्य सोचने लगा। जब वह उठा तो उसने खुद को एक ऐसे अंधेरे क्षेत्र में पाया जहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
उसके बाद उसे पता चला कि वह मरा नहीं बल्कि जिंदा था, और यहां तक कि उसकी क्षतिग्रस्त मेरिडियन और डेंटियन की मरम्मत भी हो गई थी। उसके दिल में एक अजीब मोती मौजूद था, जिस पर एक आकाश गंगा या किसी चीज की तस्वीर बनी हुई थी। जब उसने अपनी आत्मिक ऊर्जा से इसे जांचने की कोशिश की तो वह किसी तरह इस अजीब दुनिया में आ गया। वह अभी भी सोच रहा था कि अचानक एक जानकारी उसके दिमाग में उभरी। स्वर्गीय मोती। स्वर्गीय मोती, ये क्या है? क्या यह उस मोती का नाम है जो मेरे हृदय के अंदर है? क्या यह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया है? मैं यहां कैसे आया और मैं बाहर कैसे जा सकता हूं? ये वे सवाल थे जिनके बारे में उसने अपने दिल के अंदर के मोती का नाम जानने के बाद सोचना शुरू किया। वह लगभग 2 से 3 घंटे तक रास्ते पर चलता रहा और फिर उसे सड़क के अंत में एक 9 मंजिला शिवालय दिखाई दिया। वह 9 मंजिला पगोड़ा के सामने चला गया और उसने देखा कि पगोड़ा के गेट के बाईं ओर एक पत्थर का खंभा था, जिसकी ऊंचाई करीब 1 मीटर थी। पत्थर के खंभे के ऊपर एक हाथ के निशान की छवि थी। जब उन्होंने हाथ के निशान की छवि देखी तो उन्होंने पाया कि इसकी ऊंचाई, लंबाई और मोटाई भी उनके अपने हाथ के समान ही है। क्या मुझे इस हाथ के निशान की छवि पर अपना हाथ रखना होगा? ये सोचने के बाद उसने अपना हाथ उस जगह पर रखा जहां हाथ के निशान की छवि थी, और फिर एक बदलाव हुआ। उसे लगा कि उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी घुस रही है, और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। स्वर्गीय मोती के उत्तराधिकारी, स्वर्ग पर शासन करने के लिए किस्मत में लिखा है। चूंकि आप स्वर्गीय मोती के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए आज से आप अपनी मेहनत से अपना भाग्य खुद बनाएंगे। आपको किसी के सामने अपना सिर झुकाने की अनुमति नहीं है। आप खुद के और अपने भाग्य के मालिक हैं। याद रखें, किसी को भी आपको नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं, यहां तक कि स्वर्ग को भी नहीं। किसी को भी मुझे नीची नजर से देखने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि स्वर्ग को भी नहीं। आदित्य ने यह वाक्य बुदबुदाया और उसका खून खौलने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने आसमान की ओर देखते हुए जोर से कहा, हाँ, मैं आदित्य अपने भाग्य और खुद का मालिक हूं। किसी को भी मुझे नीची नजर से देखने का अधिकार नहीं है, और किसी को भी मार्शल आर्ट के शिखर की ओर बढ़ने के मेरे रास्ते में खड़े होने का अधिकार नहीं है। यदि शैतान मेरा रास्ता रोककर खड़े हों तो मैं शैतान को 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। यदि देवता मेरा रास्ता रोककर खड़े हों तो मैं देवताओं को मार डालूंगा, और यदि स्वर्ग मेरा रास्ता रोककर खड़े हों तो मैं आदित्य स्वर्ग को नष्ट कर दूंगा। इसके बाद वह शांत हुआ और अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। चुर्र चुर्र। उसने दरवाजे की तरफ देखा और उस तरफ चलने लगा। जब वह 9 मंजिला पैगोडा के दरवाजे के सामने पहुंचा तो वह रुक गया और अंदर झांका। वहां सिर्फ अंधेरा था। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं? वह इसके बारे में सोचता है और फिर निर्णय लेता है। इसे भूल जाओ, चूंकि मैं स्वर्गीय मोती का उत्तराधिकारी हूं, इसलिए मैं इस पर गौर करूंगा। वह एक कदम आगे बढ़ा और दरवाजा पार करके 9 मंजिला पगोड़ा की पहली मंजिल पर पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अचानक उसके सामने रोशनी चमक उठी। कुछ सांस लेने के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि इस मंजिल पर एक कड़ाही के अलावा कुछ भी नहीं था। एक अजगर कड़ाही के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। आदित्य धीरे धीरे कढ़ाई की ओर चला, और जैसे ही वह कढ़ाई को छूने वाला था, एक बार फिर उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी कौंध गई। जानकारी के माध्यम से उन्होंने पाया कि 9 मंजिला पगोड़ा की पहली मंजिल पर समय बाहर की तुलना में धीरे धीरे बहता है। यहाँ 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर हैं। दूसरे शब्दों में, यहाँ समय बाहर की तुलना में 3 से 1 के अनुपात में बहता है। यह जानकर वह बहुत खुश हुआ। इस टावर की मदद से वह बाहरी दुनिया से कई गुना तेजी से साधना कर सकता है, और यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में बहुत सघन है। और यहाँ से प्राप्त जानकारी के माध्यम से आदित्य को पता चला कि फर्श के बीच में मौजूद कढ़ाई में 3 प्रकार की स्मृति संग्रहित है, और वह इन यादों को अपनी यादों के रूप में उपयोग कर सकता है। उसने जल्दी से कढ़ाई का ढक्कन खोला और 3 अलग अलग अवरोधों के अंदर 3 प्रकार की चमकदार रोशनी देखी। प्राप्त जानकारी के आधार पर वह जानता था कि अवरोध से घिरी लाल रंग की चमकदार रोशनी में एक प्राचीन गोली देवता की कीमियागिरी की स्मृति है। अवरोध से घिरी नीली रंग की चमकदार रोशनी में
एक प्राचीन संरचना देवता की संरचनाओं के बारे में स्मृति है, और अंत में अवरोध से घिरी बैंगनी रंग की चमकदार रोशनी में एक प्राचीन हथियार शोधन देवता की हथियार शोधन की स्मृति है। और प्राचीन देवताओं की यादों के अलावा वहां एक और चीज मौजूद थी, और वह थी ड्रैगन कड़ाही के अंतरिक्ष में तैरती हुई प्रकाश की एक छोटी सी गेंद। आदित्य को कड़ाही के अंदर तैरती हुई उस छोटी सी रोशनी की गेंद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए वह इस छोटी सी रोशनी की गेंद को लेकर थोड़ा उलझन में था। थोड़ा सोचने के बाद उसने ध्यान से अपना हाथ उस छोटी सी रोशनी की गेंद की ओर बढ़ाया। जिस क्षण उसकी उंगलियों ने प्रकाश की गेंद को छुआ, आदित्य को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा, क्योंकि भारी मात्रा में जानकारी उसके दिमाग में आ गई। आदित्य की इच्छा शक्ति के बावजूद वह अपने दोनों हाथों से अपने सिर को थामे रखने से खुद को नहीं रोक सका। दर्द काफी देर तक रहा, और फिर आदित्य के दिमाग में कुछ अतिरिक्त विचार आया। ध्यान से पढ़ने के बाद आदित्य को एहसास हुआ कि उसके दिमाग में जो बात आई थी वह एक साधना पद्धति थी, जिसे 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक कहा जाता है। यह दुनिया, जिसे एज्योर स्काई कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, साधना की दुनिया थी, जहां हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था और खुद को मजबूत बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने पर निर्भर करता था। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए अवशोषित करने के तरीके को साधना विधि कहा जाता था। एक ऐसी तकनीक जो किसी के शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग शक्तिशाली हमले को मुक्त करने की शक्ति के रूप में करती है, उसे मार्शल आर्ट तकनीक या युद्ध कौशल कहा जाता है। चाहे वह साधना तकनीक हो या युद्ध कौशल, वे सभी 4 स्तरों में विभाजित थे: पीला, गहरा, पृथ्वी और स्वर्ग। पीला सबसे निचला और स्वर्ग सबसे ऊंचा रैंक था। प्रत्येक स्तर को आगे 3 स्तरों में विभाजित किया गया था: निम्न, मध्यम और उच्च रैंक। जब महाद्वीप पर सभी साधना पद्धतियां साधना के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती हैं और शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से संचित हो जाती है, तो वे प्रसारित हो सकती हैं और आत्मिक ऊर्जा के बंधनों को तोड़ सकती हैं, और तब वे ऊपर के स्तर पर पहुंच सकती हैं। आदित्य को नहीं पता था कि 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक किस स्तर की मानी जा सकती है, न ही इस पर कुछ लिखा था। इसमें केवल विधि और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसका उल्लेख था। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक में कुल 9 परतें थीं। जब कोई 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत की साधना करता है, तो वह अपनी चेतना के सागर में एक सच्चा ड्रैगन बना सकता है, और यहां तक कि ड्रैगन की क्षमताओं का भी इस्तेमाल कर सकता है। जब कोई 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को चरम पर ले जाता है, तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है और अपनी चेतना के सागर में दूसरा ड्रैगन बना सकता है, और फिर 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत की साधना करने में सक्षम हो जाएगा। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की साधना करते हुए किस तरह का ड्रैगन बनाया जा सकता है, यह व्यक्ति की किस्मत पर निर्भर करता है। यह एक शक्तिशाली ड्रैगन भी हो सकता है और यह एक कचरा ड्रैगन भी हो सकता है। 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक में साधना में कोई बाधा नहीं थी, जिसका अर्थ यह भी था कि चाहे किसी भी कारण से उनकी साधना में रुकावट आई हो, इस साधना पद्धति में सब कुछ ठीक था। इस साधना पद्धति के बारे में पढ़ने के बाद आदित्य तुरंत खुश हो गया। उसे कभी नहीं पता था कि एक दिन उसे इस तरह की साधना तकनीक मिल सकती है। उसने यह भी सोचा कि 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक एक अफवाह वाली पौराणिक अमर स्तर की तकनीक है, जो स्वर्ग स्तर की तकनीकों से एक स्तर अधिक है। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी उत्तेजना को दबाने की कोशिश की। सूर्य प्रताप द्वारा अपमानित होने और सिल्वर मून संप्रदाय से बाहर निकाले जाने के बाद वह अंततः ताकत के महत्व को समझता है। जब उसकी भावनाएं पूरी तरह से शांत हो गईं, तो आदित्य 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर क्रॉस लेग्ड बैठ गया। उसके हाथ धीरे धीरे 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक के निर्देशों के अनुसार मोहरें बना रहे थे। उसके डेनेटियन की मरम्मत के बाद वह केवल बॉडी टेम्परिंग दायरे के पहले चरण में था। उस मोहर के बनने के बाद आसपास के क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव शुरू हो गया।
उसका शरीर एक चुंबक की तरह था, क्योंकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। जब स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती थी, तो वह उसकी मध्य रेखाओं का अनुसरण करती हुई उसके डेनटियन में प्रवाहित होती थी, जैसे कि एक नदी को सागर ने निगल लिया हो। उसके डेनटियन के अंदर पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बादल था। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक का पालन करते हुए बादल धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता गया। एक जार की तरह जब अंदर बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है तो जार टूट जाता है और बिखर जाता है। ऊर्जा के बादल के टूटने के बाद उसके डैनेटियन में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकलने लगी, जो आदित्य के मेरिडियन के साथ तेजी से पीछे की ओर बहने लगी। जैसे ही उसके डैनेटियन में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में वापस आई, आदित्य के मेरिडियन वास्तव में नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से फैलने लगे। जैसे जैसे उसके मेरिडियन फैलते गए, आदित्य का शरीर लगातार मजबूत होता गया। आधी अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद सारी आत्मिक ऊर्जा उसके दांतियन में वापस आ गई और आत्मिक ऊर्जा का यह बादल पहले से कई गुना बड़ा हो गया। आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अविश्वास से अपने डैनेटियन को देखा। उसने अपने शरीर में बढ़ती हुई शक्ति को महसूस किया और उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। शरीर को तपा देने के क्षेत्र का तीसरा चरण वह सीधे ही शारीरिक तड़का लगाने के पहले चरण से शारीरिक तड़का लगाने के तीसरे चरण में पहुंच गया। ओह, बूम! एक जोरदार मुक्का के साथ 9 स्टोरी पैगोडा की पूरी पहली मंजिल में विस्फोट की आवाज गूंज उठी। यह बिल्कुल अकल्पनीय है कि कोई व्यक्ति जो अभी अभी बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के तीसरे चरण में पहुंचा है, उसके पास इतनी महान शक्ति होगी। मेरे लिए बॉडी टेम्परिंग के छठे या 7वें चरण के खिलाफ मुकाबला करना मुश्किल नहीं है। शांत होने के बाद उसने 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। अब वह अपनी चेतना के सागर में एक सच्चा ड्रैगन बनाना चाहता था, क्योंकि सच्चा ड्रैगन बनाने के बाद ही वह और भी अधिक शक्तिशाली बन सकता था और उसके पास कुछ जीवन रक्षक क्षमताएं होंगी और वह और भी तेजी से साधना कर सकेगा। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की प्रत्येक परत का अपना लाभ है। जब उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा का संचार करना शुरू किया और 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक के अनुसार हाथ की मुहर बनाई, तो उनकी चेतना के सागर में एक ड्रैगन की काल्पनिक रूपरेखा उभरने लगी। यह देखकर वह तुरंत उत्साहित हो जाता है। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत की साधना करने से किस तरह का ड्रैगन बनेगा? भूल जाओ। मुझे उम्मीद है कि यह एक बहुत शक्तिशाली ड्रैगन है, ताकि मेरी ताकत एक बार फिर बढ़ सके। और हाँ, इसमें ड्रैगन की क्षमताएं भी हैं। मैं इससे किस तरह की क्षमताएं प्राप्त कर सकता हूं? कुछ देर सोचने के बाद वह एक बार फिर शांत हो गया और 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक के अनुसार ड्रैगन का निर्माण शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, काल्पनिक ड्रैगन और भी ज्यादा वास्तविक होता गया। सबसे पहले इसकी पूंछ बनी, फिर पेट, उसके बाद पंख और पंजे, और धीरे धीरे ड्रैगन का सिर बनने के बाद उसके पूरे शरीर पर अनगिनत शल्क उभरने लगे। पता नहीं कितना समय बीत गया, आखिरकार काल्पनिक ड्रैगन ठोस रूप लेने लगा और वास्तविक बन गया। आदित्य वर्तमान में बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान होकर 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक का परिश्रमपूर्वक संचालन कर रहा था। सिल्वर मून संप्रदाय। क्या गुरुजी, क्या यह सच है? हमारे एजियो ड्रैगन देश के शाही शहर के प्रथम श्रेणी के संप्रदाय एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और शीर्ष 10 को उस संप्रदाय को चुनने का अधिकार होगा जिसमें वे प्रवेश करना चाहते हैं। सूर्य प्रताप ने अपने सामने एक आलीशान कुर्सी पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति से धीरे धीरे चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। वह सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर थे। हाँ, 1 महीने बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। हमें प्रतियोगिता से कम 2 दिन पहले वहां पहुंचना होगा। आखिर हमें प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण भी तो करवाना है। प्रतियोगिता शुरू होने से 24 घंटे पहले पंजीकरण समाप्त हो जाएगा। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना और प्रतियोगिता आयोजकों या वहां मौजूद संप्रदाय के सदस्यों की नजरों में आना याद रखें। प्रतियोगिता में शीर्ष 100 प्रतिभागी इंपीरियल सिटी के 5 महान संप्रदायों में प्रवेश करेंगे,
और शीर्ष 10 को वह संप्रदाय चुनने का अधिकार दिया जाएगा जिसमें वे प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने प्रत्यक्ष शिष्य सूर्य प्रताप को प्रतियोगिता के बारे में बताया तो उनका उत्साह और अधिक बढ़ गया। हाँ गुरुजी, मैं प्रतियोगिता में अवश्य ही शीर्ष 10 में आऊंगा। हाँ गुरुजी, एक और बात, हम इंपीरियल सिटी जाने के लिए कब निकलेंगे? हम लगभग आधे महीने बाद हम अपने सिल्वर मून संप्रदाय के 9 अन्य उत्कृष्ट शिष्यों के साथ उड़ने वाले जादुई जानवर पर अपने संप्रदाय से प्रस्थान करेंगे। इंपीरियल सिटी तक पहुंचने में लगभग 10 दिन लगेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से 5 दिन पहले हम वहां पहुंचेंगे। ग्रैंड एल्डर ने चाय की चुस्की लेते हुए यह बात कही। हाँ गुरु, मैं समझ गया। सूर्य प्रताप ने अपने गुरु सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के सामने अपने दोनों हाथों को कपल बनाकर यह कहा, हम अब जाओ, अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो और इन 10 दिनों में ऊर्जा संघनन क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास करो। यह अवरोध तोड़ने वाली गोली लो। मैं इन 10 दिनों में तुम्हारी यथासंभव सहायता करूंगी, बड़े बुजुर्ग ने कहा और सूर्य प्रताप की ओर एक गोली की बोतल फेंक दी। सूर्य प्रताप ने गोली की बोतल पकड़ी, उत्साह से बड़े बुजुर्ग की ओर झुका और चला गया। 9 मंजिला पगोड़ा की पहली मंजिल पर आदित्य 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक के अनुसार आत्मा ऊर्जा को प्रसारित कर रहा था और हाथ की मोहरें बना रहा था। गर्जन, एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ अचानक आदित्य की चेतना के पूरे सागर में गूंज उठी। क्या एक सच्चा ड्रैगन ऐसा दिखता है? आदित्य, जो अपने पहले ड्रैगन को बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, उसने अपनी चेतना के समुद्र के अंदर देखा और एक पौराणिक दिव्य जानवर, एक सच्चा ड्रैगन देखा जो अपने पंख फैलाकर अहंकार पूर्वक चेतना के पूरे समुद्र में उड़ रहा था। उस ड्रैगन का शरीर पूरी तरह से काला था और उसके काले शल्कों पर खूबसूरत सुनहरी रेखाएं बनी हुई थीं। यह उतना ही प्रभावशाली लग रहा था जितना कि एक पौराणिक असली ड्रैगन होना चाहिए। अचानक उस ड्रैगन की नजर आदित्य पर पड़ी। वह उसकी ओर उड़ने लगा और उसके सामने उतर आया। आदित्य के मन में वह दृश्य ऐसा था जैसे कोई भगवान उसके सामने उतर आया हो। ड्रैगन ने अपनी बड़ी सुनहरी आंखों से आदित्य की आंखों में देखा और अचानक उसकी आंखों से प्रकाश की एक किरण निकली और आदित्य के माथे के बीच में प्रवेश कर गई। आदित्य दर्द से कराहता है और एक बार फिर आदित्य के दिमाग में कुछ जानकारी उभरती है। स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन, स्वर्ग और पृथ्वी को खा जाओ और इसे अपने लिए उपयोग करो। स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, एक दिव्य ड्रैगन था, किंवदंती का एक ड्रैगन। यह कुछ भी और सब कुछ खा सकता है। पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन न खा सके। यह स्वर्ग और पृथ्वी को भी खा सकता है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित शर्त है। इसमें कई क्षमताएं हैं, लेकिन आदित्य स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन की केवल 2 क्षमताओं का ही उपयोग कर सकता है। सबसे पहले भक्षण की क्षमता। चूंकि आदित्य की ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी, वह केवल सीमित चीजों को ही खा सकता था। लेकिन इसमें एक फायदा था और वह यह था कि जब वह किसी को मारता है तो उस व्यक्ति की 30% आत्मिक ऊर्जा वह खा सकता था। लेकिन शर्त यह है कि उसे पहले मारना होगा और फिर खाना होगा। दूसरा, वह अपनी पीठ के पीछे ड्रैगन के पंखों की एक जोड़ी बना सकता है और उसे अपने पंखों की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वह इन पंखों का उपयोग करके उड़ सकता है और हमला भी कर सकता है। आमतौर पर केवल मार्शल सम्राट दायरे का एक विशेषज्ञ ही उड़ सकता है, लेकिन अब आदित्य स्वर्ग भक्षण दिव्य ड्रैगन के पंखों का उपयोग करके उड़ सकता है। आदित्य इन 2 क्षमताओं को पाकर बहुत उत्साहित हो जाता है। वह जिस व्यक्ति को मारता है उसकी 30% आत्मिक ऊर्जा को खा सकता है। बेशक वह निर्दोष को नहीं मारेगा, और वह चाहे तो इस दुनिया में आत्मिक ऊर्जा वाली किसी भी चीज को खा सकता है। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को प्रसारित करने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया। आखिर जिस किसी को भी इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, वह निश्चित रूप से तुलना से परे उत्साहित हो जाएगा। स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन में कई अद्भुत क्षमताएं हैं, लेकिन आदित्य अपनी ताकत की कमी के कारण उसका उपयोग नहीं कर सकता। उसके बाद वह अपनी चेतना के सागर से बाहर निकल गया।
आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं और 3 अलग अलग प्राचीन देवताओं की 3 यादें देखीं। क्या अफसोस है, मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है, अन्यथा मैं कम से कम 3 यादों में से एक को अपने साथ मिला सकता हूं। 9 मंजिला पगोड़ा की पहली मंजिल पर आने के बाद उसे जो जानकारी मिली, उससे उसे पता चला कि यदि उसे 3 प्राचीन देवताओं की स्मृतियां प्राप्त करनी हैं, तो उसे अवरोध को खोलने के लिए पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होगी। प्राचीन गोली देवता की यादों के अवरोध को खोलने के लिए उसे कम से कम ऊर्जा संघनन क्षेत्र के प्रथम चरण की शक्ति की आवश्यकता थी। प्राचीन संरचना देवता की यादों के अवरोध को खोलने के लिए उसे कम से कम मूल कोर क्षेत्र के प्रथम चरण की शक्ति की आवश्यकता थी। प्राचीन शिलालेख देवता की यादों के अवरोध को खोलने के लिए उसे कम से कम मार्शल किंग दायरे के प्रथम चरण की शक्ति की आवश्यकता थी। अभी आदित्य सिर्फ बॉडी टेम्परिंग दायरे के तीसरे चरण में था। अगर वह 3 बाधाओं में से किसी एक को खोलना चाहता था तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और ताकत हासिल करनी होगी। एज्योर स्काई कॉन्टिनेंट में केवल ताकत मायने रखती है। चाहे आपकी पहचान कितनी भी महान क्यों ना हो, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपकी किस्मत सिर्फ ताकतवर लोगों के कदमों में ही बदल जाएगी। हाँ, यह अलग बात है कि अगर आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है लेकिन आपके पीछे एक शक्तिशाली समर्थक है। आदित्य ने निराशा में अपना सिर हिलाया और 9 मंजिला शिवालय से बाहर निकल गया। एक बार फिर उसके सामने एक विशाल और खूबसूरत दुनिया प्रकट हुई। पत्थर के खंभे पर हाथ रखने के बाद उसे जो जानकारी मिली, उससे उसे पता चला कि इस विशाल दुनिया और यहां तक कि 9 मंजिला शिवालय का इस्तेमाल अंदर की चीजों को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। वह यहां स्वर्गीय मोती की दुनिया में एक जादुई जानवर भी पाल सकता है। वह जड़ी बूटियां उगा सकता है, उन्हें पाल सकता है और यहां तक कि स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में उसका पुनरुत्पादन भी कर सकता है। एज्योर स्काई कॉन्टिनेंट में एक ऐसा उपकरण है जिसे स्टोरेज बैग कहते हैं। अगर कोई चाहे तो स्टोरेज बैग के अंदर कई चीजें रख सकता है। इसके अलावा एक स्पेशियल रिंग भी है। स्पेशियल रिंग के अंदर कई चीजें रख सकते हैं और उसे उंगली में पहन सकते हैं। लेकिन स्थानिक छल्ले बहुत दुर्लभ हैं और उनकी कीमत भी बहुत अधिक है, इसलिए बहुत कम लोग उन्हें खरीद पाते हैं। यदि कोई जीवित पौधे या जड़ी बूटी को संग्रहित करना चाहता है तो उसे एक विशेष स्थानिक वलय की आवश्यकता होती है, जिसे जीवन स्थानिक वलय कहा जाता है। लेकिन यह सामान्य स्थानिक वलय की तुलना में बहुत दुर्लभ और महंगा है। आदित्य बहुत उत्साहित था। बीच बीच में वह जोर जोर से हंसता और आसमान की ओर चिल्लाता। अगर वहां कोई और आदमी होता तो वह आदित्य को पागल कहता। मैं यहां से कैसे निकलूं? जैसे ही आदित्य यह सोच रहा था, उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गईं और एक बार फिर जब उसके आसपास की हर चीज साफ हो गई तो उसने खुद को एक गहरे अंधेरे में पाया। उसे पता था कि वह उस खड्ड के तल पर था जिसे उसने पहले ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट की चट्टान से देखा था। अचानक आदित्य की पीठ पर खूबसूरत सुनहरी रेखाओं वाली काले ड्रैगन पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। उसने अपने ड्रैगन पंखों को फड़फड़ाया और आकाश में उड़ने लगा। जब वह चट्टान के शीर्ष पर पहुंचा तो वह नीचे उतरा और जोर जोर से सांस लेने लगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं लंबे समय तक ड्रैगन विंग्स का उपयोग नहीं कर सकता। जब उसने थोड़ी देर के लिए अपनी सांस संभाली तो उसने एक बार फिर लिन स्टार सिटी की यात्रा शुरू की। बूम! जैसे ही वह लिन स्टार सिटी की ओर जा रहा था, उसने एक विस्फोट सुना। क्या वहां कोई लड़ रहा है? चलो चलकर देखते हैं। युद्ध की आवाजों का अनुसरण करते हुए आदित्य जंगल में एक स्थान की ओर बढ़ गया। उसके सामने लड़ाई और भी नजदीक आ रही थी। हर तरफ लकड़ियां और पत्थर उड़ रहे थे। कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि लड़ाई कितनी भीषण थी। कुछ ही देर बाद आदित्य की नजर में एक विशालकाय राक्षस आया। यह 3 मीटर लंबा भालू के आकार का जादुई जानवर था, जिसका शरीर मजबूत था और जिस पर मोटा भूरा फर था। तानाशाह भालू। आदित्य इतना हैरान हुआ कि उसकी आंखें घूम गईं। यह वास्तव में एक हिंसक भालू जानवर था। तानाशाह भालू एक तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर था। तीसरी श्रेणी के जादुई जानवर मूल कोर दायरे के विशेषज्ञों के बराबर थे। आदित्य को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ
कि वह व्यक्ति इस तानाशाह भालू के खिलाफ लड़ रहा था। वह 16-17 साल की उम्र की एक युवा लड़की थी। उसने हरे रंग की फूलों वाली पोशाक पहन रखी थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसके जेड जैसे सफेद हाथ, लंबी टांगें और गर्वित चोटियों की जोड़ी, कुल मिलाकर उसका फिगर एकदम परफेक्ट था। यह दुनिया बहुत पागल है। आदित्य को यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने जो कुछ हो रहा था वह सच था। उसने आसपास के माहौल की सावधानीपूर्वक जांच की और पुष्टि की कि लड़की वास्तव में बिना किसी सहायक के अकेली थी। यह विश्वास करना कठिन था कि 16-17 साल की लड़की में ओरिजिन कोर रियल्म की ताकत है। आदित्य हार मानने से खुद को रोक नहीं सका। गर्जन! तानाशाह भालू अपनी छाती पीटता रहा और पंखे जैसी हथेलियों से लगातार हमला करता रहा। हर बार जब वह जमीन पर उतरता तो या तो पेड़ तोड़ देता या जमीन में गहरा गड्ढा बना देता। वह लड़की एक कोमल तितली की तरह थी। उसने फुर्ती से हमले को चकमा दिया। उसके हाथ में एक पन्ना हरा लंबा तलवार था। अपनी सफेद कलाई की हल्की लहर के साथ एक तेज तलवार ऊर्जा ने विशेष रूप से तानाशाह भालू की कमजोर आंखों, पेट और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निशाना साधा। टकराना! तानाशाह भालू को तलवार की ऊर्जा ने एक मोटे पेड़ में कुचल दिया। वह पेड़ कई टुकड़ों में टूट गया। कुछ देर बाद तानाशाह भालू का शरीर अलग अलग गहराई के घावों से भर गया। टपकते खून ने उसके फर को लाल कर दिया। आदित्य, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, ने चुपके से अपना सिर हिलाया और उसी समय उसने सोचा, आह, वह मुझसे केवल 1 या 2 साल बड़ी है और वह पहले से ही एक ओरिजिन कोर रियल्म विशेषज्ञ है। यह वास्तव में क्रोधित करने वाला है जब लोग एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं। मैं तुम्हारे साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। युवा लड़की ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और तलवार हाथ में लेकर तानाशाह भालू की ओर बढ़ी। उसने अपनी तलवार में अपनी आत्मा की ऊर्जा प्रवाहित की और तलवार पर सफेद बर्फ की एक परत दिखाई दी। जैसे ही तानाशाह भालू हमला करने वाला था, लड़की के हाथ में हरी लंबी तलवार किसी उल्का पिंड की तरह चमक रही थी। 100 की आवाज के साथ वह दोनों भालू के पंजों को चीरती हुई दूसरे पक्ष के पेट में जा घुसी। अच्छी तलवार कला! आदित्य उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। तानाशाह भालू अपनी आंखें खोलकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। छोटी लड़की तानाशाह भालू के पास गई और उसके सिर से कोर निकाला और लगभग 15 मिनट तक आराम करने के बाद वह वहां से चली गई। लड़की के चले जाने के बाद आदित्य घने पेड़ के पीछे से चला आया और धीरे धीरे तानाशाह भालू की लाश के पास पहुंचा। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसने तानाशाह भालू की लाश को अपनी आत्मिक ऊर्जा से ढक दिया और उसे 9 मंजिला शिवालय की पहली मंजिल पर रख दिया। आदित्य के लिए बाकी 8 मंजिलें अभी भी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उसकी ताकत कम है। जैसे जैसे वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की अगली परत तक साधना और सफलता प्राप्त करेगा, वह 9 स्टोरी पैगोडा की अगली मंजिल में प्रवेश कर सकता है। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की 9 परतें 9 स्टोरी पैगोडा की 9 मंजिलों के अनुरूप हैं। जैसे जैसे वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की विभिन्न परतों की साधना करता है, वह 9 स्टोरी पैगोडा की संबंधित मंजिल में प्रवेश कर सकता है और उस मंजिल का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। मैं तानाशाह भालू की लाश को काफी पैसों में बेच सकता हूं, हे। तानाशाह भालू की लाश को ठिकाने लगाने के बाद जैसे ही वह जाने वाला था, उसने कुछ दूरी पर एक अपेक्षाकृत अस्पष्ट गुफा देखी। मृत तानाशाह भालू के बारे में सोचते हुए उसे एक अस्पष्ट उत्तर मिला। यह गुफा तानाशाह भालू का घर था। आदित्य सावधानी से गुफा की ओर चला। गुफा के द्वार पर खड़े होकर एक शुद्ध गंध ने उस पर हमला किया। आदित्य ने भौहें सिकोड़ी और आगे बढ़ गया। 10 मीटर के बाद गुफा के अंदर एक साधारण सी गुफा उसकी नजर में आई। गुफा का तापमान काफी कम था और जमीन पर कुछ बेलें थीं जो गुफा की दीवारों पर चढ़ रही थीं, और एक बेल पर लाल रंग का एक फल उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था। यह है! आदित्य चौंका, फिर धीरे धीरे बेल की ओर चला गया। फल एक शिशु की मुट्ठी जितना बड़ा था और चमक रहा था। आदित्य स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि फल से आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। आत्मा, मूल, फल, ये 3 शब्द अचानक उसके दिमाग में आए।
उसे स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट के दिखने की धुंधली सी याद थी जब उसने सिल्वर मून सेक्ट के मेडिसिन गार्डन में जड़ी बूटियों की देखभाल शुरू की थी। तो उसने एक बार मेडिसिन गार्डन में इस स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट को देखा था। इस तरह के फल को पाना बेहद मुश्किल था और इसकी रक्षा एक शक्तिशाली जादुई जानवर द्वारा की जाती थी। यदि ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे के पहले चरण का कोई विशेषज्ञ आत्मा मूल फल निगल लेता है तो वह सीधे 3 या 4 स्तर ऊपर उठकर ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे के चौथे या 5वें चरण तक पहुंच जाएगा। आदित्य अभी बॉडी टेम्परिंग दायरे के तीसरे चरण में ही था। अगर उसने यह स्पिरिट ओरिजिन फल निगल लिया तो वह किस स्तर पर पहुंच जाएगा। यह सोचकर उसने ध्यान से स्पिरिट ओरिजिन फल को तोड़ा और उसकी बेल बनाई। उसमें से हल्की और सुंदर खुशबू फैल रही थी। आदित्य तुरंत जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और उसे निगल गया। इसके तुरंत बाद स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति आदित्य के अंगों और हड्डियों में प्रवाहित होने लगी। उसका पूरा शरीर घने सुनहरे प्रकाश से भर गया। आदित्य ने अपनी आत्मिक ऊर्जा को निर्देशित किया तथा फल की ऊर्जा के आत्मिक सार को अपने शरीर में प्रवाहित होने, अवशोषित होने और परिष्कृत होने का मार्ग दिखाया। मैं लापरवाह था। आदित्य को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर आत्मा मूल फल की ऊर्जा से फटने वाला था। यह फल कुछ ऐसा था जिसे केवल ऊर्जा कंडेंसेशन चरण के साधक ही खाने का साहस कर सकते थे, लेकिन आदित्य ने अपने तीसरे चरण के बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के साथ बिना अपनी आंखें झपकाए इसे निगल लिया। उसने जल्दी से 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत का परिसंचरण शुरू किया। कुछ समय बाद ही उसका दर्द कम होने लगा। गर्जन! उसकी चेतना के सागर के भीतर से एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और आत्मा मूल फल से निकलने वाली सारी आत्मिक ऊर्जा स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन द्वारा निगल ली गई। कुछ समय बाद स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन द्वारा निगली गई सभी आत्मिक ऊर्जाएं धीरे धीरे दिव्य ड्रैगन द्वारा उसके शरीर में डालना शुरू कर दिया और उसने इसे धीरे धीरे अवशोषित करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद बूम! बॉडी टेम्परिंग दायरे का चौथा चरण, बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र का 5वां चरण, बॉडी टेम्परिंग दायरे का 6ठा चरण। पता नहीं कितना समय बीत गया। वह लगातार आगे बढ़ता रहा और बॉडी टेम्परिंग के चरम पर पहुंचने के बाद ही रुका। बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र का 9वां चरण। आदित्य तुरंत उत्साहित हो गया। वह एक ही छलांग में बॉडी टेम्परिंग दायरे के तीसरे चरण से बॉडी टेम्परिंग दायरे के 9वें चरण तक पहुंच गया। एक ही स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट ने इतने कम समय में उसकी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इसके अलावा आदित्य को अभी भी महसूस हो रहा था कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। अब उसे ऊर्जा संघनन क्षेत्र के दूसरे चरण के एक साधक के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास है। आदित्य वहां और अधिक नहीं रुका। वह उठकर लीन स्टार सिटी की ओर चला गया। पूरे 3 दिन चलने के बाद वह ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट को पार कर लीन स्टार सिटी पहुंचा। जैसे ही आदित्य शहर के गेट से गुजरा और शहर में दाखिल हुआ, कुछ देर पूछने के बाद वह एक दिशा की ओर चल पड़ा। लगभग 15 मिनट चलने के बाद आदित्य एक बड़ी इमारत के सामने रुक गया। खजाना एकत्रण मंडप। आदित्य से पहले आलीशान इमारत खूबसूरती से सजाई गई थी और यह लिन स्टार सिटी के सबसे अच्छे इलाके में स्थित थी। एक नजर से ही कोई यह बता सकता है कि यह सामान्य सत्ता के तहत कोई व्यवसाय नहीं था। आदित्य बड़े कदमों से अंदर आया। ट्रेजर गैदरिंग पैवेलियन एजियोर ड्रैगन कंट्री में एक दुर्जय शक्ति के अधीन एक व्यवसाय है और एजियोर ड्रैगन कंट्री के अंतर्गत हर शहर में इसकी शाखाएं हैं। खजाना इकट्ठा करने के अलावा ट्रेजर गैदरिंग पैवेलियन ने कई खजाने भी बेचे। अतिथि, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको कुछ चाहिए? आदित्य अभी खजाना एकत्र करने वाले मंडप में ही दाखिल हुआ था। तभी एक अटेंडेंट उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा और अटेंडेंट ने एक पेशेवर मुस्कान प्रकट की। मैं एक तीसरी श्रेणी के जादुई जानवर की लाश बेचना चाहता हूं। आदित्य ने खजाना एकत्र करने वाले मंडप के अटेंडेंट से कहा। ग्रेड 3 जादुई जानवर की लाश बेचो। अटेंडेंट ने आदित्य को सिर हिलाया और उसे खजाना एकत्र करने वाले मंडप की दूसरी मंजिल पर ले गया और आदित्य को एक काउंटर के सामने खड़ा कर दिया। अतिथि, आप क्या बेच रहे हैं? काउंटर के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी शांत भाव और भावशून्य चेहरे के साथ खड़ा था।
ऊर्जा संघनन क्षेत्र का 5वां चरण। जब आदित्य की आध्यात्मिक शक्ति फैली तो उसने पहले ही क्षण में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की साधना को देखा। तीसरी श्रेणी के जादुई जानवर की लाश। आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं और वह दृढ़ता और निर्णायक रूप से बोला, तीसरी श्रेणी के जादुई जानवर की लाश। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आदित्य की बात सुनकर दंग रह गया और उसने पूछा, अतिथि, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस तरह के जादुई जानवर की लाश बेच रहे हैं? आदित्य ने तानाशाह भालू की लाश को मध्यम आयु वर्ग के आदमी के सामने रख दिया। स्थानिक अंगूठी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को तानाशाह भालू की लाश की अचानक उपस्थिति से आश्चर्य हुआ और सहज रूप से आदित्य की उंगली को देखने के लिए अपना सिर उठाया। खजाना एकत्रीकरण मंडप में प्रवेश करने से पहले आदित्य ने अपनी उंगली पर एक सामान्य अंगूठी पहनी थी, ताकि अगर वह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया से कुछ भी बुलाए तो लोग सोचें कि उसके पास एक स्थानिक अंगूठी है। और अब यह तरीका वाकई काम कर गया। उसके सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को लगा कि उसके पास स्थानिक अंगूठी है और इसीलिए वह अचानक तानाशाह भालू की लाश को बुलाने में सक्षम था। अतिथि, तानाशाह भालू की इस लाश में कोई जानवर नहीं है और चूंकि यह तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर है, इसलिए हम आपको 1 लाख चांदी के सिक्के देंगे। क्या यह ठीक है सर? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा और आदित्य को देखा। ठीक तो है, ये है 1 लाख चांदी। सर, क्या कोई और चीज है जिसके लिए आपको हमारी मदद चाहिए? आधेड़ उम्र के आदमी ने आदित्य को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला देते हुए कहा। आदित्य ने खुशी खुशी चांदी के सिक्के स्वीकार किए और कहा, नहीं धन्यवाद, और फिर वह मुड़कर चला गया। आदित्य को पीछे देखते हुए, जो पहले ही खजाना एकत्र करने वाले मंडप का द्वार पार कर चुका था, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और फिर अटेंडेंट से कहा, क्या देख रहे हो? जाओ, काम करो, तुम्हें अपना हिस्सा मिलेगा। हाँ हाँ धन्यवाद सीनियर, अटेंडेंट ने कहा और चला गया। खजाना एकत्र करने वाले मंडप से निकलने के बाद आदित्य ने एक सराय ढूंढी, एक कमरा बुक किया और बिस्तर पर लेट गया और पिछले 5 दिनों में हुई हर चीज के बारे में सोचने लगा। सबसे पहले सूर्य प्रताप मेडिसिन गार्डन से एक जड़ी बूटी चुराता है और फिर वह उसकी पिटाई करता है। उसके बाद सूर्य प्रताप और उसके गुरु सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने उसे फंसाया और संप्रदाय से बाहर निकाल दिया। जब वह लिन स्टार सिटी जाने के लिए जंगल में चल रहा था तो सूर्य प्रताप ने एक बार फिर उस पर हमला किया और उसे गहरी खाई में फेंक दिया। वहां उसे स्वर्गीय मोती नामक एक महान संपत्ति प्राप्त हुई। फिर स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया, 9 कहानी वाला शिवालय और 3 प्राचीन देवताओं की 3 यादें, 9 ड्रैगन, सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक, स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन और उसकी दिव्य क्षमताएं। जब वह खाई से बाहर आया तो उसने एक सुंदर लड़की को तीसरे दर्जे के जादुई जानवर तानाशाह भालू के साथ लड़ते हुए देखा और उसके बाद उसने उसकी लाश और आत्मा मूल फल प्राप्त किया और बॉडी टेम्परिंग दायरे के 9वें चरण में सफलता प्राप्त की। इन चंद दिनों में उसके साथ सब कुछ घटित हो गया। ये चंद दिन उसके लिए चंद सालों जैसे थे। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गया। वह अगले दिन ही जागा। काफी देर तक नहाने के बाद वह सराय से बाहर आया और कुछ खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला गया। उसने एक कोने में एक मेज ढूंढी और बैठ गया। वेटर, मुझे अपना सबसे अच्छा व्यंजन और सबसे अच्छी शराब दो, आदित्य ने वेटर से कहा और अपने आसपास की तरफ देखा। यह रेस्टोरेंट थोड़ा भीड़ भाड़ वाला था, इसलिए वह सुनने लगा कि दूसरे क्या बातें कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इंपीरियल शहर के 5 महान संप्रदाय एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं और शीर्ष 100 को 5 महान संप्रदायों में प्रवेश करने के लिए चुना जाएगा और शीर्ष 10 को उस संप्रदाय को चुनने का अधिकार दिया जाएगा जिसमें वे प्रवेश करना चाहते हैं? एक लड़के ने अपने साथी से पूछा। बेशक, मुझे पता है। प्रतियोगिता के आधिकारिक रूप से शुरू होने में अब केवल 25 दिन बचे हैं और यदि आप इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आपको पहले इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराना होगा और प्रतियोगिता के 1 दिन पहले पंजीकरण समाप्त हो जाएगा। लड़के के सामने बैठे दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता
16 वर्ष की आयु से पहले बॉडी टेम्परिंग दायरे का 8वां चरण है। मैं प्रतियोगिता देखने के लिए वहां जाऊंगा। हाँ, मैं भी वहां देखने जाऊंगा। यह सुनने के बाद आदित्य की आंखें चमक उठीं। 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता जिसमें 100 लोग संप्रदाय में प्रवेश करेंगे और शीर्ष 10 को वह संप्रदाय चुनने का अधिकार दिया जाएगा जिसमें वे प्रवेश करना चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। अगर मैं अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे 5 महान संप्रदायों में से एक में प्रवेश करना होगा। आदित्य ने सोचा और अपने व्यंजन खाने शुरू कर दिए। आदित्य को अभी भी जंगल में वह लड़की और उसकी ताकत याद है। 16 या 17 साल की उम्र में उसके पास पहले से ही एक मूल कोर क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत है और वह आदित्य, जिसके 16 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना बचा है, उसके पास सिर्फ 9वें चरण के बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की ताकत है। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। एक लंबी सांस लेने के बाद उसने अपने द्वारा खाए पिए गए व्यंजनों और मदिरा का बिल वेटर को चुकाया और रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। वह सड़क पर घूम रहा था जब उसकी नजर कुछ लोगों के समूह पर पड़ी। उन लोगों के समूह में कुछ भी दिलचस्प नहीं था, बस वे नीलामी के बारे में बात कर रहे थे। अरे, क्या तुम्हें पता है कि 3 दिन बाद सिंह परिवार के नीलामी घर में एक नीलामी होने वाली है? 20 साल के एक लड़के ने अपने 3 अन्य दोस्तों से कहा। हाँ, और यह एक बड़े पैमाने पर नीलामी भी होगी जो केवल हर 6 महीने में होती है। दूसरे लड़के ने, जिसकी त्वचा कुछ हद तक काली है, अपने सामने खड़े लड़के से कहा। सिंह परिवार नीलामी घर? नीलामी? आदित्य को अचानक दिलचस्पी हो गई। लेन स्टार सिटी एक ऐसा शहर था जो ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट की सीमा पर स्थित था, इसलिए वहां निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीजें बेची जाएंगी और यहां तक कि एक बड़े पैमाने पर नीलामी भी होने वाली थी। शायद कुछ चीजें जिनमें उसकी रुचि होगी नीलामी के दौरान सामने आएंगी। फिर वह उन लोगों के सामने गया और एक लड़के से नम्र स्वर में पूछा, भाई, क्या मैं यह जान सकता हूं कि अगर मैं सिंह परिवार नीलामी घर की नीलामी में भाग लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? आदित्य सीधे मुद्दे पर आया और उसी समय उसे कुछ चांदी के सिक्के दिए। लड़के की आंखें चमक उठीं। चांदी के सिक्के एक तरफ रख देने के बाद वह जल्दी से बोला, हे, यहां जो भाई है, तुमने सही पूछा है। सिंह परिवार के नीलामी घर की नीलामी में प्रवेश शुल्क के 2 स्तर हैं। पहला, बोली लगाने का अधिकार पाने और हॉल में सीट पर बैठने के लिए 100 चांदी के सिक्के खर्च करने होंगे। दूसरा, बोली लगाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए 10,000 चांदी के सिक्के खर्च करें और सिंह परिवार आपको एक निजी कमरा और सबसे व्यापक सेवा प्रदान करेगा। एक सामान्य सीट के लिए 100 चांदी की आवश्यकता होती है। आदित्य की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह आश्चर्यचकित था। और उस निजी कमरे के लिए वास्तव में 10,000 चांदी की आवश्यकता है। एक छोटे से परिवार के लिए मासिक भत्ता 10,000 चांदी है और यहां सिंह परिवार के नीलामी घर में एक निजी कमरे की फीस ही 10,000 चांदी है। धन्यवाद भाई। आदित्य ने लड़के की ओर हाथ बढ़ाया और चला गया। कुछ समय बाद वह उस सराय के सामने पहुंचा जहां वह ठहरा हुआ था और सीधे अपने कमरे में चला गया। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और बड़बड़ाया, अगर मुझे यह पता होता तो मैं सिल्वर मून संप्रदाय से बाहर निकलने से पहले संप्रदाय के नेता द्वारा दिए जा रहे 3,000 चांदी के सिक्के ले लेता। मुझे इन 3 दिनों में कुछ पैसे कमाने का कोई तरीका सोचना होगा, अन्यथा मैं 3 दिन बाद नीलामी में कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद भी उसे कोई ऐसा तरीका नहीं सूझता जिससे वह कुछ पैसे कमा सके। चलो पहले स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, शायद वहां मुझे कुछ पैसे लायक चीज मिल जाए। ये सोचते हुए वह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में प्रवेश कर गया और जिस कमरे में था वहां से गायब हो गया। आदित्य एक बार फिर स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में आया। उसके सामने खूबसूरत घास का मैदान था जो कई तरह के खूबसूरत फूलों से ढका हुआ था। दाईं ओर कुछ दूर घने और लंबे पेड़ों वाला जंगल था और घास के मैदान के बाईं ओर कुछ दूर पहाड़ और नदियां थीं। घास के मैदान के बीच से एक रास्ता था जो हर दिशा में जाता था। पिछली बार जब वह यहां आया था तो उसने 9 मंजिला पगोड़ा की ओर जाने वाला रास्ता चुना था जो घास के मैदान से सीधा रास्ता था।
इस बार उसने घास के मैदान के बाईं ओर का रास्ता चुना और पहाड़ों और नदियों की ओर जाने वाले रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद वह एक नदी के सामने पहुंचता है जो जंगल की ओर बह रही थी। उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि नदी में आत्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण बाहरी दुनिया की तुलना में कम से कम 5 गुना अधिक था। वह आसपास की चीजों को देख रहा था और नदी पार करने में मदद करने वाली किसी चीज की तलाश कर रहा था। वह पहाड़ पर जाना चाहता था। उसके दिल में कुछ उम्मीद थी कि शायद पहाड़ों में उसे कुछ दुर्लभ अयस्क या ऐसा कुछ मिल जाए। नदी के उस पार सैकड़ों पहाड़ थे। काफी देर तक खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला जिससे होकर वह नदी पार कर सके। जब वह निराश होकर जाने वाला था, अचानक उसकी नजर एक पेड़ के सूखे मोटे तने पर पड़ी। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वह पेड़ के मोटे तने के पास आया और उसे चाकू से काटने लगा। वह चाकू एक मध्यम स्तरीय सामान्य हथियार था जो उसे उसके गुरु सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग ने दिया था। उस पेड़ से नाव बनाने में उसे पूरा 1 दिन लग गया। उसने नाव को सरकाया और नदी में ले गया। सब कुछ हो जाने के बाद उसने नाव को नदी में चलाना शुरू किया। रास्ते में उसे पानी की कई बड़ी लहरों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी किसी तरह आदित्य ने बड़ी मुश्किल से नदी पार की। आदित्य ने अपनी नाव नदी के किनारे खड़ी की और नाव से नीचे उतर गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे बहुत सारे पहाड़ दिखाई दिए। आदित्य यह भी नहीं देख पाया कि किसी भी पहाड़ की चोटी कहां स्थित थी। पहाड़ बहुत ऊंचे थे। आदित्य पहाड़ों के चारों ओर घूमता रहा और उसने अपेक्षाकृत छोटे पहाड़ की खोज करने का फैसला किया, क्योंकि उस पहाड़ से कुछ चमकदार रोशनियां निकल रही थीं। वह छोटा पहाड़ बीच में था और 12 बड़े पहाड़ उसे हर तरफ से घिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये 12 बड़े पहाड़ सिर्फ उस छोटे पहाड़ की रक्षा के लिए ही यहां थे। लगता है कि उस छोटे से पहाड़ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज है, आदित्य ने सोचा। जब आदित्य उस छोटे पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस छोटे पहाड़ के चारों ओर कई छोटी छोटी गुफाएं थीं। गिनती करने पर उसे पता चला कि वहां कुल 7 गुफाएं थीं। 12 गुफाएं थीं, लेकिन एक गुफा को छोड़कर बाकी सभी गुफाओं के दरवाजे एक प्रकाश अवरोध से ढके हुए थे। यह वही अवरोध था जिसे आदित्य ने 3 प्राचीन देवताओं की यादों पर देखा था। यह देखकर आदित्य समझ गया कि यदि वह अन्य गुफाओं में प्रवेश करना चाहता है तो उसे एक अलग स्तर की ताकत की आवश्यकता होगी जो बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। जब आदित्य छोटे पहाड़ की ओर आ रहा था तो उसने सबसे पहले जो प्रकाश देखा था वह पहली गुफा से चमक रहा था जो बिना किसी अवरोध के थी। चूंकि पहली गुफा के दरवाजे पर कोई अवरोध नहीं था, इसलिए आदित्य उसमें घुस गया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर गुफा की दीवारों पर पड़ी। रात में सितारों की तरह चमकते हुए कई चमकीले पत्थर उस पर जड़े हुए थे। आत्मा क्रिस्टल। जब आदित्य ने उन पत्थरों को देखा तो वह आश्चर्य से जोर से चिल्लाया। यह वास्तव में एक क्रिस्टल खान थी। आदित्य को इतना सदमा लगा कि वह कुछ समय तक संभल नहीं सका। यह एक क्रिस्टल की खान थी जो स्पिरिट स्टोन का उत्पादन करती है, जो सोने के सिक्कों से भी अधिक कीमती थे। आदित्य को आत्मिक पत्थरों से अपेक्षाकृत अधिक परिचितता थी, क्योंकि उसने एक बार सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें एल्डर धनंजय के हाथ में एक आत्मिक पत्थर देखा था। उस समय जब उसने पूछा कि पत्थर के बारे में क्या है, तो 5वें एल्डर ने उसे आत्मा के पत्थरों के बारे में सब कुछ समझाया। उसने यह भी कहा कि वह भाग्यशाली था जब वह अपने किसी निजी काम से संप्रदाय से बाहर गया था और आत्मा के पत्थर के पास आया था। स्पिरिट स्टोन एक प्रकार का क्रिस्टल था जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। इस क्रिस्टल में निहित शक्ति को न केवल मानव शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सकता था, इसके अलावा यह स्पिरिट हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक अपरिहार्य सामग्री थी और इसका उपयोग इसके शक्ति स्रोत के रूप में एक शक्तिशाली सरणी संरचना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यदि सरणी स्थापित करने में स्पिरिट स्टोन का उपयोग किया जाता है तो यह सरणी के समय और शक्ति को भी बहुत बढ़ा देगा। स्पिरिट स्टोन के उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला थी और बाजार में इनका बहुत महत्व था। स्पिरिट पत्थरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर
मध्य श्रेणी के स्पिरिट पत्थर और उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 100 स्वर्ण सिक्कों के बराबर था, जो 10,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थे। दूसरी ओर एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 1,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर था, जबकि एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 10,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर था। मैं अमीर हूं, हा हा हा। आदित्य पागलों की तरह हंसने लगा। स्पिरिट क्रिस्टल को ध्यान से देखने पर आदित्य को पता चला कि वे सभी क्रिस्टल निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल थे। यद्यपि वे केवल निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर थे, लेकिन इस गुफा में इन निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों की संख्या अनगिनत थी। आदित्य ने कुल 1,000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर खोदकर निकाले। उन आत्मा पत्थरों को दूर रखने के बाद वह गुफा से बाहर चला गया। बाहर निकलकर उसने एक बार फिर छोटे पहाड़ के चारों ओर 12 गुफाएं तथा उस छोटे पहाड़ को चारों ओर से घेरे हुए 12 बड़े पहाड़ देखे। उन 12 बड़े पहाड़ों और उस छोटे पहाड़ में 12 गुफाओं को ध्यान से देखते हुए आदित्य इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे 12 छोटी गुफाएं इन 12 बड़े पहाड़ों से जुड़ी हुई थीं। स्पिरिट क्रिस्टल की खदानें वास्तव में उन बड़े पहाड़ों के अंदर हैं, लेकिन उन 12 बड़े पहाड़ों की खदानों की ओर जाने वाला दरवाजा छोटे पहाड़ में 12 गुफाएं थीं। जैसे ही आदित्य ने इस बारे में सोचा, वह स्वर्गीय मोती के रहस्यों से और भी अधिक अभिभूत हो गया। आखिर यह स्वर्गीय मोती कहां से आया? यह स्वर्गीय मोती किस तरह का खजाना है? जितना अधिक वह सोचता, उतना ही अधिक बेचैन होता। छोड़ो इसे। हो सकता है भविष्य में मुझे मेरे इन सवालों का जवाब मिल जाए, लेकिन एक बात पक्की है कि मुझे इसे अच्छी तरह छिपाना होगा। अगर किसी को स्वर्गीय मोती के बारे में पता चल गया, तो मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज इंतजार कर रही होगी, और वो चीज है विपत्ति। एक लंबी सांस लेकर उसने अन्य 11 गुफाओं की ओर देखा। पहली गुफा में निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खदान है। मान लीजिए कि दूसरी और तीसरी गुफा में क्रमशः मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खदान है। तो फिर उन अन्य 9 गुफाओं में वास्तव में क्या है? बाकी 9 बड़े पहाड़ों में क्या है? भूल जाओ। जब मुझमें अवरोध को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी, तो मुझे स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि उन 9 अन्य बड़े पहाड़ों में क्या है। इसके बारे में सोचते हुए आदित्य ने अपना सिर हिलाया और घास के मैदान में लौट आया। वह वहां बैठकर कुछ देर तक ध्यान में लगे रहे, फिर अपनी स्थिति को समायोजित किया और स्वर्गीय मोती की दुनिया से चले गए। एक बार फिर उसने खुद को बिस्तर पर पाया। कुछ देर बाद आदित्य कमरे से बाहर आया और खाने पीने के लिए रेस्तरां में चला गया। वेटर ने उसे उसके ऑर्डर किए गए व्यंजन परोसे। जब वेटर जाने वाला था, तो आदित्य ने अचानक पूछा, वेटर, सिंह परिवार द्वारा आयोजित नीलामी कब शुरू होगी? जैसा कि आदित्य ने पूछा, उसने उसे एक चांदी का सिक्का भी दिया। जब वह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में था, तो वह समय के प्रवाह को भूल गया। इसलिए वह भ्रमित हो गया कि जिस दिन से वह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में आया था, तब से कितना समय बीत चुका है। चांदी का सिक्का देखकर वेटर की आंखें चमक उठीं। उसने झट से चांदी का सिक्का उठाकर जेब में रख लिया और बोला, सर, नीलामी अभी 2 घंटे में शुरू होगी। क्या आपका कोई और सवाल है, सर? नहीं, धन्यवाद, आदित्य ने वेटर से कहा। फिर वेटर चला गया।